सब बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। आपका इतना भोंडा ऑपरेशन हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ढाका तक आप कन्फाइंड हैं आर्मी, और ये सब लोग जा चुके होते हैं। एक बंगाली लेडी, शी लिव्स इन कनेटिकट, शी कॉल्ड मी ऑन माई फेसबुक मैसेंजर, और उसने मुझे कहा कि मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप तो मुझसे बहुत सख्त नाराज होंगे। उसने कहा कि नहीं, वट एवर यू से इट्स कंप्लीटली राइट। आई वॉज 10 years old and I lived in Dhaka with my parents. उसने कहा आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ और सारे रिबेलियंस अवामी लीडर्स भाग चुके थे, और जो आम लोग थे वो डर के मारे कि पता नहीं क्या होगा, वो गांव ग्राम में चले गए थे। ढाका खाली हो गया था। अब आप बताइए किसका जेनोसाइड किया पाकिस्तान आर्मी ने? मेमन सिंह, ढाका से डॉक्टर साहब कितनी दूर है मेमन सिंह? 70 माइल्स। पाकिस्तान आर्मी आपकी कितने दिन के बाद वहां पहुंची आपको पता है? 3 weeks, आफ्टर 3 weeks। और वहां पे जो नॉन बंगालीज रहते थे, जो वेस्ट पाकिस्तानी रहते थे, जिनको बिहारी कहते हैं आप, वो रहते थे। सफाया कर दिया था। जब पाकिस्तान आर्मी आपकी पहुंची है, मस्जिदों में 8-8 इंच खून की तह जमी हुई थी। उनको लाशें ही लाशें मिली हैं। संताहार, बोगरा का शायद सिटी है वो, बोगरा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे 30 से 36 हजार ये नॉन बंगालीज रहते थे जो रेलवे का निजाम चलाते थे। जब पाकिस्तान की आर्मी वहां 1 महीने के बाद पहुंची है, 10 या 15 लोग जिंदा बचे थे। 10 या 15 लोग। उसमें से एक साहब ने मेरे प्रोग्राम में कल आके बताया है कि मैं 15 साल का था, और मुक्ति बाहिनी ने वहां पे हजारों लोगों को जमा किया एक मैदान में, और उसके सामने गड्ढा खोदना शुरू किया, और मेरे हाथ में एक फावड़ा दिया, जिसको वहां बंगला में हम लोग कुदाल कहते हैं, कि जमीन खोदो। और वो कहते हुए कल रो रहा था कि मेरे माँ बाप उसी हुजूम में थे, और मैं गड्ढा खोद रहा था कि मैं अपने माँ बाप को उसमें दफन करूंगा। वो है इज्तिमाई लाशें, जिन्हें 16 दिसंबर के बाद मुक्ति बाहिनी ने फॉरेन जर्नलिस्ट को दिखाया कि ये वो लाशें हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी ने मार के दफन किया है बंगालियों को। ये है तारीख को झुटलाना। सिर्फ भुलाया नहीं गया है तारीख को झुटलाया गया है। 25 मार्च तक चिटागांव में 50,000 लोगों को मार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो ISPR के वहां पे प्रेस सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान सिद्दीकी, ईस्ट पाकिस्तान एंड्स गेम, उनकी किताब पढ़ लीजिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखा था, और ये उनकी रिपोर्ट थी मार्च 1 से लेके अप्रैल 30 तक। मैंने काउंट किया, जो उन्होंने लिखा था 90,000 लोग बनते थे कि उन गैर बंगालियों को तहे तेग कर दिया था। 90,000। और ये अप्रैल तक का था वाकया। उसके बाद कितने लोगों को मारा? काउंटलेस। और लाशें जो मिली हैं उनको, उनकी तादाद उन्होंने बताई। वो लाशें जो नहीं मिली, जो इज्तिमाई कब्रों में डाल दी गई, नदी नालों में फेंक दी गई, और मेजर मुमताज हुसैन शाह वो आज भी पिंडी में मौजूद हैं। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आके बताया है कि जब वो चिटागांव पहुंचे तो क्रिसेंट जूट मिल्स का जो इलाका था, जो कॉलोनी थी, जहां खुल्ला में जब वहां पहुंचे हैं वो क्रिसेंट जूट मिल्स, तो उसमें वहां इस्फहानी जूट मिल चिटागांव में, उसका बताया उन्होंने कि वहां पे ये जो हम गए अंदर कॉलोनी में, तो एक अपार्टमेंट था, उसमें से दीवार से खून बह बह के निकल रहा था। तो वो अंदर गए किसी को लेकर, अपने साथ फौजी अफसर को देखने के लिए। तो एक दरवाजे पर उन्होंने नॉक किया, उसमें से खून निकल रहा था, कोई नहीं खोल रहा था। इन्होंने आवाज लगाया तो एक बच्ची 10 साल की, वो खून से लथपथ किसी तरह से आके उसने दरवाजा खोला। अंदर जब जाके देखा तो औरतों की लाशें ही लाशें थी,
और वो बच्ची अपने माँ की लाश के नीचे दबी हुई थी। और वो खातून आज भी कराची में मौजूद हैं। मेरे प्रोग्राम में आके उन्होंने अपना गला दिखाया कि उनका गला यहाँ से कटा हुआ था, उसको खांसी हो रही थी। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं? उसने कहा नहीं, ये 71 की निशानी है। उस लड़की को मेजर मुमताज हुसैन शाह अपने साथ लेके ढाका आए, उन्होंने कराची भेजा। इतनी एट्रोसिटीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने प्रोग्राम जब करता हूं तो रोता हूं। 16 दिसंबर जो अभी गया है, ये मेरे लिए यौम आशूर है। और ये जो बात हुई कि देखिए, ईस्ट पाकिस्तान को अलग होना था। मैंने इन 2.5 सालों में ये जो कोरोना की वबा आई, लोगों के लिए बहुत परेशान कौन हुई, मेरे लिए एक तरह से बहुत अच्छा साबित हुआ। मैंने कम से कम 25-30 किताबें पढ़ी हैं। मेरी बीवी यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे पूछिए कि मेरे सरहाने 4 किताबें होती हैं। मेरे जहाँ पे बैठता हूँ सोफे पे, वहाँ पे मेरी किताबें होती हैं। मैं एक बार में एक किताब खत्म नहीं कर पाता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, चंद सफ़ात पढ़े, चंद चैप्टर्स पढ़े, फिर मैं देखता हूँ उस किताब में क्या लिखा है, वो पढ़ता हूँ। तो मैंने उसमें से देखा कि जब ये 1946 की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान नहीं बना था। शेख मुजीबुर रहमान एक स्टूडेंट थे वहाँ पे कलकत्ता में इस्लामिया कॉलेज में, और वो स्टूडेंट्स लीग यानी मुस्लिम लीग की जमात स्टूडेंट्स लीग थी, उसका वो जनरल सेक्रेटरी था वेस्ट बंगाल का। इन्होंने एक कन्वेंशन में शिरकत की मुस्लिम लीग के दिल्ली में। अल्लामा इकबाल भी थे उसमें, नहीं सॉरी, अल्लामा इकबाल नहीं, लियाकत अली खान भी थे, सोहरवर्दी भी थे, कायद आज़म भी थे। वहाँ पे सोहरवर्दी ने बात की थी यूनाइटेड बंगाल की, उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। शेख मुजीबुर रहमान जब अपने इलाके गए, ढाका की तरफ, फरीदपुर में रहते थे वो, वहाँ पे जब गए तो उनसे लोगों ने पूछा, एहतजाज किया, तुमने क्या लेकर के आए हो कन्वेंशन से, मुस्लिम लीग ने क्या दिया है? वो तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैंने उनको समझाया है कि देयर विल बी 2 नेशन स्टेट्स, जिसका फ्लैग भी अलग होगा, सिर्फ डिफेंस और फॉरेन ऑफिस ये मुश्तरका होगा, करेंसी भी हमारी 2 होगी। उनका कॉन्सेप्ट उस वक्त से यही था। देखिए, जब सोहरवर्दी ने जब यूनाइटेड बंगाल का कॉन्सेप्ट दिया कि एक अलग मुल्क होना चाहिए, अल्लामा इकबाल की जो फिलॉसफी थी, जो उनका ड्रीम था, उसमें कहीं भी ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र नहीं, ईस्ट बंगाल का जिक्र नहीं था। आप नजर नकवी मौजूद हैं, उनको मालूम है, नहीं था ये कॉन्सेप्ट। तो यूनाइटेड बंगाल का कॉन्सेप्ट सोहरवर्दी ने दिया, वेरी राइटली दिया था कि एक अलग मुल्क होगा। कलकत्ता में जूट मिल थे, सारे कारखाने थे, कलकत्ता को वो कैपिटल बनाना चाहते थे। तो अगर वो हो जाता तो मुस्लिम बंगाल के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस पर कोई काम नहीं किया। ये तल्ख हकीकत है। आखिर वक्त में कायद आज़म ने उसको एडमिट किया था ऑन प्रिंसिपल कि हाँ ये ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने कोई स्ट्रगल नहीं किया उसके लिए। सोहरवर्दी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी बंगाल की, उसमें 2 दफा रेजोल्यूशन पेश किया, मगर जवाहरलाल नेहरू, दिल्ला भाई पटेल, कांग्रेस के लोगों ने उसको सबोटाइज कर दिया। ये बहुत बददिल हुए वहां से। एक फजल हक, आप देख लीजिए, मौलाना भाषानी, सोहरवर्दी, इन तीनों की पॉलिटिकल आप एक्टिविटीज देख लीजिए, शुरू से आखिर तक उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए जद्दोजहद की है। और उनका वही कॉन्सेप्ट था कि बंगाल एक मुल्क बन जाए। फिर अच्छा ठीक है, असल में ये मौजू ऐसा है कि मुझे आप घंटों खड़ा कर दीजिए, कोई सवाल पूछिए, मैं कोशिश करता हूं कि हर सवाल का जवाब मैं खुद ही दे दूं, बाद में आपको सवाल करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये मौजू बहुत तवील है और मैं इस पे बोल सकता हूं, बहुत ज़्यादा बोल सकता हूं, लेकिन जाहिर वक्त की कमी है। मसरूर साहब ने, मैं 2.5 साल से किसी इवेंट में नहीं जाता था, कोरोना की वजह से अपने आप को बचा के रखता था।
और मैं हाई रिस्क पे हूँ। पिछले दफ़ा इन्होंने एक मुशायरे में मुझे बहुत फ़ोन करके जिद करके कहा आओ, मैं मास्क लगा के आया था, इसी हॉल में पीछे बैठा रहा और जब चला गया तो उसी रात मुझे कोविड हो गया। 1 हफ्ते में ठीक हो गया। अब इन्होंने सोचा कि इसको बुलाओ, ऐसा टॉपिक दो कि आना ही आना है। मैं आया और बगैर मास्क के आया हूँ, अल्लाह ने। तो मसूद कुरैशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं ये बता रहा था कि भाषानी हो, सोहरवर्दी हो और दूसरे AK फजल हक बड़े तुम तराक से कहा जाता है कि AK फजल हक तो मुस्लिम लीग के बानियों में से हैं। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया है। आपको पता है AK फजल हक, ही वॉज ए ग्रेट रीडर, नो डाउट इन इट। ही वॉज ए ग्रेट बंगाली रीडर। आई नो, आई रेड अबाउट हिम। वो बहुत मजहबी आदमी थे, सारा कुछ था और किसानों के, गरीबों के गमखार थे वो। दैट आई रेड अबाउट हिम। लेकिन कायद आज़म से उनकी पुरखाश कितनी थी आप लोगों में से किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। एक उनका नाम क्या था, काजी अहमद कमाल, ही वॉज ए बंगाली ऑथर। उनकी किताब मेरे पास है,